I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Associate Professor, SPC Government College Ajmer, Chemistry Department, SPC Government College Ajmer। पिछले लेक्चर में हमने अमीनो अम्लों के संश्लेषण की विधियाँ मीन्स द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स स्टडी किया था, जिसमें ख़ास तौर पर हमने जो चर्चा की थी वो थी अल्फ़ा हैलोजन अम्लों के एमिनेशन से, गैब्रियल थैलामाइड मेथड से यानी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से, और हमने सीखा था पिछले लेक्चर में अबाउट द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। आज जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से अगला सिंथेसिस, जिसको कि हम कॉर्टियस रिएक्शन कहते हैं या कॉर्टियस सिंथेसिस कहते हैं, उसके द्वारा किस तरह से अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बनाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेलोनिक एस्टर से कॉर्टियस अभिक्रिया द्वारा भी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का संश्लेषण किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम हमको मेलोनिक एस्टर लेना पड़ेगा और C2H5ONa इन प्रेजेंस ऑफ RX। यदि हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो RCH COOC2H5 और इसी तरह से COOC2H5 मीन्स वी कैन से RCH COOC2H5 होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन हम KOH और HCl की प्रेजेंस में जब कम कराते हैं तो वहाँ पर RCH COH अर्थात C2H5 जो है वो बाहर निकल जाता है, और इसके बाद में इसका हम ब्रोमिनेशन करें तो ब्रोमिनेशन में RCH जो था उसकी जगह ब्रोमीन आ जाता है और COOH होल ट्वाइस वैसा का वैसा ही रहता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो फाइनली गर्म करने पर ये RCH BrCOOH माइनस मीन्स एक मॉलिक्यूल COH का बाहर निकल जाता है, और इसकी रिएक्शन जब हम NH3 से करते हैं तो यहाँ पर देखिए RCH CH NH2 COOH बनता है, अर्थात जो ब्रोमीन है वो NH2 से रिप्लेस हो जाती है, और इस रिएक्शन को हम मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद में जो कॉर्टियस अभिक्रिया है, कॉर्टियस अभिक्रिया में जो है वो हम CH2C COOC2H5 और इसी तरह से C2H5ONa RX की प्रेजेंस में जब करते हैं तो RCH COC2H5 होल ट्वाइस KOH का एक मोल यदि हम लेते हैं तो ये RCH COOK यानी जो C2H5 है वो रिप्लेस हो जाता है पोटेशियम से, एक मॉलिक्यूल एक COH का K रिप्लेस होता है, और जब N2H5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखिए RCH COK और R जो CHCO NH2 बन जाता है, क्योंकि N2H4 जब लिया हमने तो इसके साथ यदि हम HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 या HNO2 लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में माइनस H2 हो जाता है और RCHCO और RCO CHCON3 बनता है, जो कि माइनस यहाँ पर C2H5 एथेनॉल की प्रेजेंस में माइनस नाइट्रोजन निकलती है और RCHCOH NHCOOC2H5 बनता है। यदि इसको HCl के साथ वापस रिएक्शन कराया जाए तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल CO2 का और एक मॉलिक्यूल C2H5OH का बाहर निकलता है, और फाइनली अल्फ़ा अमीनो एसिड यानी RCHCOOH NH2 बनता है। इसी तरह से हम अगली रिएक्शन जो है वो हम इसके साथ द्वारंकी रिएक्शन जो है वो द्वारंकी सिंथेसिस जो है वो करते हैं, उसके द्वारा भी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि में किसी भी एल्डिहाइड को साइनोएसिटिक एस्टर के साथ कंडेंस कराकर साथ ही साथ उसका हाइड्रोजनीकरण यदि कराया जाए तो जो बना हुआ एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर जो है वो इस विधि द्वारा एजाइड बनाकर उसका जल अपघटन करवा दिया जाता है, यानी RCHO
प्लस CH2CN COO C2H5 और आर्सेनिक और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो यहाँ पर RCH2 माइनस CHCN COO C2H5, और यदि इसकी N2H5 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 में रिएक्शन कराई जाए तो RCHCN CON2 N3 बनता है, जिसमें से फाइनली C2H5OH निकाला जाए और HCl निकाला जाए तो RCH2COCH NH2COOH बनता है। इसी तरह से कुप्स रिएक्शन में भी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बनते हैं, और कुप्स रिएक्शन में अल्फ़ा कीटोनिक अम्लों को अमोनिया की उपस्थिति में अपचयन कराने पर भी अल्फ़ा अमीनो एसिड बनते हैं। अपचयन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अथवा सोडियम व एथेनॉल की उपस्थिति में करवाया जा सकता है। अभिक्रिया समावयता अमीनो अम्लों के माध्यम से संपन्न होती है। अल्फ़ा कीटोनिक एसिड की यदि हम NH3 के साथ रिएक्शन करा जाए, रिडक्शन कराया जाए H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो यहाँ पर RCCOOH NH डबल बॉन्ड बनता है, जो कि फाइनली RCH NH2COH में बनता है। अर्थात यह एक अल्फ़ा अमीनो एसिड को बनाता है। इस कुप्स रिएक्शंस के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है। आर्लेमेयर एल्जेटोन सिंथेसिस सामान्यतः हिप्यूरिक एसिड जो होता है या बेंजोइल ग्लाइसिन जो है, हिप्यूरिक एसिड या बेंजोइल ग्लाइसिन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका एजेक्टोबैक्टीन बनाया जाता है, और फाइनली ये C6H5CHO CH2COH NHCO C6H5 बनता है, जो कि इसमें एजेटोलैक्टोन बनता है। जब एजेटोलैक्टोन का 1% सोडियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो इसका वलय खुल जाता है, और यदि इस उत्पाद को सोडियम एल्गमन के साथ रिड्यूस कराया जाए तो फिर अम्ल के साथ ये जल अपघटित होकर अल्फ़ा अमीनो एसिड बनाता है। यानी जो एजेटोलैक्टोन है उसको NaOH के साथ यदि इसका रिएक्शन कराया जाए तो इसका जो रिंग है वो रिंग खुल जाता है, और इसका रिडक्शन यदि कराया जाए NaHG के प्रेजेंस में तो यहाँ फेनिल एलेनिन बनता है। इसी तरह से एसिटो एल्डिहाइडों या हाइड्रेटाइन के साथ कंडेंसेशन कराने से जो उत्पाद सोडियम एल्गमनिन के साथ HCl के साथ जल अपघटन के कारण बनता है, अल्फ़ा अमीनो एसिड बनते हैं। अतः इंडोल एसिटिक ट्रिप्टोफैन प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो हमारा सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में ये सारी रिएक्शंस थी। अब हम अमीनो एसिड्स के जो फिजिकल करैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वास्तव में अमीनो एसिड्स के फिजिकल करैक्टर क्या होते हैं। ये रंगहीन क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं जिनका कि हाई डेंसिटी वाले होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं और अधिकतम ये गलनांक बिंदु पर विघटित हो जाते हैं। ये जल और ध्रुवीय पोलर विलायकों में विलयशील होते हैं, किंतु बेंजीन ईथर अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। इनके द्विध्रुव अणु डाइपोल मोमेंट जो हैं काफ़ी हाई होते हैं। ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। इनके द्वारा असममित कार्बन परमाणु होता है। ऐसे अम्लों को प्राथमिक अमीनो के अथवा कार्बोक्सिलेज समूह होता है, जिससे इनके गुण संतृप्त हाइड्रो अम्लों के साथ संतृप्त अमीनो अम्लों की तुलना में इनके जो लवणों के अधिक समानता रखते हैं बनते हैं। कार्बोहाइड्रोक्सिल समूह अम्लीय होता है। यदि दोनों समूह बराबर क्रिया करें परस्पर तो एक इंटरनल सॉल्ट बनता है, जो कि जिसमें यौगिक के अंदर लवणों के गुण आ जाते हैं। इस प्रकार डाइपोलर आयन और ज्यूटर आयन संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार की संरचना की पुष्टि
स्पेक्ट्रोस्कोपी गुणों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। यदि अणुओं के मुक्त NH2 और मुक्त COH हों तो ये IR स्पेक्ट्रम एलिफेटिक अमीनों के साथ 1220 से 1020 तक सेंटीमीटर इनवर्स तक CN में देते हैं, जबकि 3500 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स NH जो तनन प्रक्रिया है में 1650 से 1550 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और 950 से 900 से 950 सेंटीमीटर इनवर्स पर NH वलय झुकाव आ जाता है। अवशोषण करते समय संतृप्त कार्बोक्सिलकों की भांति 1725 से 1700 तक प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वास्तव में इनके IR स्पेक्ट्रम NH2 की अभिलाक्षणिक अवशोषण 3100 से 3000, 1600 से 1500, 1550 से 1480 सेंटीमीटर इनवर्स पर रहती है। हम कुछ समय के लिए ये देखेंगे कि तीव्र अम्लीय प्रवृत्ति में अमीनो अम्ल के अणु धनायन थर्ड के रूप में होते हैं, जिनका मुक्त COH समूह होता है और अमीनो अम्लों का 1720 से अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार तीव्र क्षारीय माध्यम में ये ऋणायन के रूप में होते हैं, और NMR स्पेक्ट्रम में NH3 प्रोटीनों को बैंड के लिए टॉ का मान लगभग 2.5 होता है, जबकि CH2 प्रोटोनों के लिए टॉ की वैल्यू 5 to 6 तक आते हैं। पार श्रृंखला के संकेत भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलेनिन में NMR स्पेक्ट्रम अलग प्रकार से होता है। ज्विटर आयन इफेक्ट क्या होता है, ये और इसके जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्विटर आयन क्या होते हैं। इनके संबंध में हम अगली स्टडी करेंगे। थैंक यू।